नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने जन्मदिन के मौके पर हनुमान सेतु पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने भगवान हनुमान के पूजन कर भूपेंद्र चौधरी की सकुशलता की प्रार्थना की। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईदगाह पहुंचे अखिलेश यादव इमाम और लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां ईदगाह पहुंचे हैं अखिलेश यादव और इमाम और लोगों को अखिलेश यादव ने ईद की मुबारकबाद दी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया था, तो वहीं अखिलेश यादव भी ईदगाह पहुंचे और इमाम समेत सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही अमन चैन की यहां पर दुआएं भी मांगी गई। और अब खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश आजाद समाज पार्टी के संगठन सचिव अनिकेत धानुक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रदर्शन परिवर्तन चौराहे पर किया गया है, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर को सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल के साथ एसीपी पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। आज देवबंद पुलिस को सूचना मिली, करीब 5:15 बजे ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब हैं उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अपराध जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और ख़ासतौर से ये जो एक ट्रेंड चला है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को टारगेट कर करके उनको मारना, उन पे हमला करना, उनकी हत्या करवाना, ये तो बहुत ही खतरनाक चलन शुरू हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद एक लोकप्रिय नेता है अपने समाज के, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, और कहीं भी जुल्म होता है, कहीं भी अत्याचार होता है, वो नौजवान जाता है, उन लोगों की लड़ाई लड़ता है। ये अखर रही है सरकार को बात। मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। हमला किया गया चंद्रशेखर रावण पे, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना डर चुकी है कि अब वो नेताओं के ऊपर हिंसक प्रयोग शुरू करा रही है। सीधे तौर पर सरकार द्वारा सुनियोजित साजिश है ये, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शातिर टप्पेबाज गुरु प्रसाद गिरफ्तार। अस्पतालों के बाहर बुजुर्गों से करता था टप्पेबाजी। बुजुर्ग महिलाओं के लूटते थे जेवरात। कई घटनाओं को दे चुके थे अंजाम। चौक पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बड़ी मात्रा में गहने और एक बाइक भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने के शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार किया गया है। गुरु प्रसाद की यहां गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, अस्पतालों के बाहर बुजुर्गों से टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। महिलाओं से जेवरात लूटे जाते थे। कई घटनाओं को यहां पर अंजाम दिया गया था और उसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, यहाँ पर शातिर टप्पेबाज गुरु प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। बुजुर्ग महिलाओं के जेवरात लूटे जाते थे।
काफ़ी संख्या में टप्पेबाजी की घटनाएं हो रही थी। तो इस विशेष रूप से जो टप्पेबाजी हो रही थी वो मेडिकल कॉलेज KGMU के अंतर्गत हो रही थी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पूरी टीम लगाई पश्चिम जोन की। इसमें KGMU के भी हमारे चौकी इंचार्ज और ACP चौक और हमारे एडिशनल DCP के नेतृत्व में टीम पूरी काम कर रही थी। इसमें क्राइम ब्रांच के लोग भी थे और इसमें आज सुबह एक व्यक्ति गुरु प्रसाद यादव नाम का, जो कि थाना चिन्हट का रहने वाला है, ये गिरफ्तार किया गया है। और मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंडलीय यातायात समिति की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार कार्यालय में की गई, जहां मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था मंडल के सभी जनपदों में अच्छी होनी चाहिए और चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही गाड़ियां पार्क कराएं और वेंडरों को चिन्हित वेंडिंग जोन में ही स्थापित कराया जाए। साथ ही कहा कि ठेले इधर उधर अव्यवस्थित रूप से ना लगे हुए दिखे। वहीं बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि चौराहों पर पार्किंग करने वाले टेम्पो टैक्सी के खिलाफ परमिट कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। एक हफ्ते का ट्रैफिक और RTO का संयुक्त रूप से यातायात अभियान चलाया जाए। और शहर में तेजी से नकली सामान बनाने वाली कंपनी पैर पसार रही है। बता दें कि विभिन्न सीमेंट कंपनियों के नाम से नकली सीमेंट बनाने वाली VCC हाईटेक सीमेंट प्राइवेट का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद नकली बोरियां बनाने वाली VCC हाईटेक सीमेंट प्राइवेट भांडा उसका फोड़ दिया है। विभिन्न सीमेंट कंपनियों के नाम से सीमेंट की नकली बोरियां बनाने वाली पीयूष पॉलिटेक के डायरेक्टर सहित 5 आरोपियों को UP STF ने जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया है और भारी मात्रा में नकली सीमेंट और विभिन्न सीमेंट कंपनियों के नाम छापी गई बोरियां भी बरामद की गई हैं। सीतापुर में कांग्रेस नेता नकुल दुबे हाल ही में कांग्रेस में शामिल पूर्व विधायक राकेश राठौर के घर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमारा मकसद 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना। इसके साथ ही नकुल दुबे से हमारे जिला संवाददाता सूरज तिवारी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। दुबे जी, ये बताइए, आप आए हैं कहीं ना कहीं राकेश राठौर के समर्थन में कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल जो इनके साथ अभी हुआ है, इनके साथ खेला तो नहीं होगा फिर से? देखिए, खेला राजनीति में समय और हालात कर देते हैं। राकेश राठौर जी किसी भी पद, किसी भी लाभ के लिए कभी किसी पार्टी में नहीं रहे। आप सबको याद होगा 2017 की जो सरकार बनी थी उसमें राकेश राठौर बहुत बड़ा नाम था, लेकिन राकेश राठौर ये चाहते हुए ये मतलब ये कर सकते थे, बहुत लाभ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और इन्होंने लगातार पुरजोर तरीके से मुखर होकर के उस सरकार का विरोध किया जिसने इस देश के नागरिक, उस प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ जो वो मुहिम चला रखा था। तो राकेश राठौर जी के बारे में उनको इसे सवाल करके आप लोग थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं कि सवाल पता नहीं यहीं से बना है या कहीं से बन के आया, क्योंकि सब लोगों मुझे एक ही सवाल आ रहा है कि साहब वो जो सपा ने धोखा दिया वो कांग्रेस धोखा तो नहीं देगी। नहीं, तो ये इनके साथ हुआ सीतापुर में ही ना, अभी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, अब इसे नहीं, ये भी बैठे हैं, राधेश्याम जायसवाल भी बैठे हैं, फलाना, जहाँ एक है सूरज तो एक है और चंद्रमा भी एक है पहले राकेश राठौर जी और हम लोगों ने एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया। आज हम लोग एक मंच के नीचे बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि हम लोग का टारगेट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो देश को बेचने का अभियान चल रहा है, उस अभियान के खिलाफ कुछ भाई तो खड़े होंगे ही जो अपने स्वार्थ से अलग हट करके भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित है। उसी संकल्प में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसी संकल्प में हमारे बाईं तरफ देखिए आप उत्तर समस्ती जी है, उधर भाई जी जंसाल जी बैठे हुए। तो हम सबका एक ही टारगेट है कि हम सब लोग पूरी मिल करके पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के सुपने को 2024 में कांग्रेस को कैसे देखते हैं?
देखिए, अब जैसे आप सीतापुर ले लीजिए, तो सीतापुर में आज की डेट में लोकसभा के लिए कौन है? समाजवादी पार्टी कहीं दिख रही है नहीं, बहुजन समाज पार्टी कहीं दिख रही है नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं दिख रही है नहीं। तो अब आपको अब दिखना शुरू हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आगामी 2024 में सीतापुर लोकसभा को जीत करके कांग्रेस का पक्ष रखेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नकुल दुबे जी, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बातें की 2024 इलेक्शन आने में। सीतापुर से हर खबर की सूरज तिवारी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आने पर बीजेपी इसी तरह के काम करती है, वो किसी तरह का कोई भी बिल लाने वाली नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी के लोग इसी तरह का प्रचार करते हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में महंगाई से जनता को परेशान करके रख दिया गया है। आम जनमानस बुरी तरह परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और चुनाव आएंगे तो यूसीसी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जितने भी अपराधी हैं खुले रूप से घूम रहे हैं। सरकार झूठा ढिंडोरा पीटने में लगी है। पहले तो हम आए हैं आज इस शॉप का बढ़िया शॉप खोली है आज से, तो ये दुकान बहुत है। यहाँ सुविधा मिलेगी, अच्छा सामान मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो हमारी पहले तो शुभकामनाएं हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों के मन बढ़े हुए हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि बाइक सवार कलेक्शन एजेंट को गन दिखाकर 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और बाइक सवार कलेक्शन एजेंट से 42,600 रुपये लूट लिए गए हैं। वहीं दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, अलीपुर खादर क्षेत्र में 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट थे, जिनके साथ कुछ 42,000 रुपये एक बैग में लूट की एक सूचना प्राप्त हुई है। 3 संदिग्ध लोगों की तलाश में हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है एवं लोकल जो क्रिमिनल हैं उनकी तलाश की जा रही है। मौका जल्दी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मैं अलीपुर खादर से जैसे मैं पैसे लेकर निकला, मैंने सेंटर मीटिंग की। मेरे साथ एक अमन कुमार मेरे सीनियर हैं, तो मैं वहाँ से जब निकला तो सर जैसे ही हम 500 मीटर की दूरी पे निकले अलीपुर खादर से, तो 3 लोग थे बाइक पर। 2 ने असला दिखाया, हमें कान पर रखा एकदम और बाइक मोड़ दी, जो कि हमें नंबर नहीं दिखाया। हमें एकदम हपलेक्स कर दिया, हम एकदम गिरे। हमने बैग नहीं छोड़ना चाहा तो एकदम मुझे गोली मारने की धमकी दी, जैसे कि एकदम लोड करा। एकदम लोड करने का एकदम ऐसा किया, बोलो गोली मार दूंगा तुझे अभी, दे बैग। एकदम बैग मैंने बोला, मैंने बाबूजी सर मारो मत मुझे, गोली बैग ले लो पर मुझे मारो मत। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखे हैं। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। युवक के सिर में आई गंभीर चोट। बीजेपी नेता पर मिलीभगत के लगे आरोप। राहगीरों ने बनाए वीडियो। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है दबंगों ने यहां पर युवक की बेरहमी से पिटाई की है। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे। कानपुर की तस्वीरें हैं जहां युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। और कन्नौज के थाना तालग्राम क्षेत्र के सर्विस रोड के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को घटना दी। बता दें कि तिरवा क्षेत्र के अहेर गांव के रहने वाले दोनों मृतक थे और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। खबर कानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बारिश
की वजह से शहर भर में होने वाले जल भराव का विरोध करते हुए अपनी कार के ऊपर नाव में बैठकर चप्पू चलाते हुए इलाकों का भ्रमण किया है। साथ ही उन्होंने इस प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि लगातार कानपुर नगर निगम के आला अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं प्रशासन इससे कोई सीख नहीं ले रहा। पूरा शहर में नाला सफाई के नाम पर पैसे की बंदरबाट हो गई। नाला सफाई हुई नहीं, बरसात आधे घंटे के होते पूरा शहर लबालब हो जाता है। कहीं भी नाला सफाई नहीं हुई है। ये हाल है जल भराव का कि लोगों की डूब करके मौत तक हो गई है, गरीब लोग जिंदगी चली गई है। इसलिए हम लोग आज शहरवासियों को जागरूक करने निकले हैं कि अपनी जान सुरक्षा स्वयं करें। जहां मोटरसाइकिल पे हेलमेट खरीद रहे हैं वहीं एक लाइफ जैकेट भी खरीदें और एक नाव की व्यवस्था करके चलें, ताकि कहीं अगर जल भराव मिले तो नाव से कम रास्ता आप पार कर सकें, गाड़ी लेकर के नाव पानी के बीच में ना जाए। और अब खबर कानपुर से है, जहां राष्ट्रीय विकलांग पार्टी शुक्रवार को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया में समस्या समाधान शिविर का आयोजन उसकी तरफ से किया गया। शिविर में 64 दिव्यांग व्यक्तियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। वहीं सामूहिक विवाह के लिए 2 आवेदकों ने पंजीकरण भी कराया। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जो दिव्यांग सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं वो 1 और 2 जुलाई को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में संपर्क कर सकते हैं। और 30 तारीख से लेकर के और 2 तारीख तक नियमित रूप से समस्या समाधान शिविर का आयोजन होता रहेगा। कल भी 1 तारीख को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में सवेरे 9 बजे से समस्या समाधान शिविर आयोजित होगा। इस शिविर में जो दिव्यांगजनों की समस्याएं हैं मूलभूत, चाहे UDID कार्ड की समस्या हो, विकलांग प्रमाण पत्र की समस्या हो, रेलवे यूनि कार्ड की समस्या हो, रेल रियायती प्रमाण पत्र की समस्या हो, पेंशन की हो या ऋण की हो, रोजगार के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास शिविर में किया जाता है। तो विकास भवन में आवास दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी मौके पर पहुंचे और आरोपी को कान पकड़वाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। विकास भवन के अफसर ने नवाबगंज थाने में ठग के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और पुलिस से जांच कराने की बात कही। आरोपी पता नहीं किन किन लोगों के साथ धोखा देकर पैसे लिए होंगे और इसकी जांच के बाद पुष्टि होगी। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को चिकित्सा विभाग के पूर्व डिप्टी CMO डॉक्टर डालचंद दोहरे की पत्नी के मकान में संचालित किया जा रहा है, जबकि CMO कार्यालय में पर्याप्त कमरे और हॉल हैं। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी आलोक सिंह ने CMO को नोटिस जारी कर कार्यक्रम को अपने कार्यालय में शिफ्ट करने के निर्देश दिए, लेकिन 2 बार नोटिस जारी होने के बावजूद भी पूर्व CMO उच्च अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाते रहे। वहीं विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि रवैया अपनाते हुए शासन को कड़े निर्देश दिए कि नोटिस की तारीख खत्म होने के बाद जितना समय लग रहा है उस समय अंतराल के किराए को कार्यक्रम प्रबंधन इकाई अधिकारी रजिया फिरोज के वेतन से वसूल किया जाए। हाँ, मैंने 15 दिन का उनको नोटिस दिया था, जो अभी भी खत्म हो रहा है। खत्म हो चुका है। अब क्या रहेगा? फिर दोबारा मैं उनसे ADM साहब से बात करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। ये भवन जो है किराए पे है, किस तरह से कब से चल रहा वहाँ पे? ये तो DPM यूनिट जब से यहाँ पर ललितपुर बनी तब से किराए के भवन में चल रहा है। ये नियम अनुसार है जो NHF की गाइडलाइन है उसकी। मैंने व्यक्तिगत रूप से CMO को कहा था कि DPMO से ये जो प्राइवेट में जो चल रहा है विभाग, इसको तुरंत हमारे सरकार की बिल्डिंग खाली पड़ी है उसमें शिफ्ट कराएं, ताकि सरकार के धन का अपव्यय ना हो और सरकार का धन उचित कामों में लगे। लेकिन ये सारी जानकारी CMO के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंची। कलेक्टर ने भी कहा, लिखकर आदेश किया है कि CMO अपने परिसर में इसको शिफ्ट कराएं, ताकि सरकारी धन का अपव्यय ना हो।
तो वहीं प्रयागराज में पीएम आवास योजना के तहत माफिया के कब्जे से मुक्त भूमि पर बनाए गए 76 आवासों की चाबी लाभार्थियों को वितरित की गई। साथ ही इस मौके पर सीएम योगी ने 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रयागराज की धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि पर 76 गरीब परिवारों को आवास वितरण के साथ ही लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास को एक गति प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे इसी माटी के सपूत औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, हमारे चारों लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री रमेश चंद्र बिंद जी, श्री विनोद सोनकर जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि यहां पर इन गरीबों के लिए आवास के लिए भूमि सुरक्षित हो सके, ऐसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रवीण पटेल जी, बाचस्पति जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री केपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विभवनाथ भारती जी और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और ये लोग कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था।
उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है। और वह अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पर केशव जी बोल रहे थे, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है और अगर 5-5 हजार के भी कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं। या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं। और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम बड़े से बड़े। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।